Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the beneficent. I am Muhammad Qasaza and I am going to deliver lecture number 19 of chapter number 12, Current and Electricity. Today our topic is Wheatstone Bridge. It is very important according to the paper point of view. Such a device which is used to find unknown resistance of a closed circuit is known as Wheatstone Bridge. एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा आला जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। स्टेप नंबर 2 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन दी हुई है। इसके अंदर हम 4 रजिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, R1, R2, R3, R4। इन चारों को हम सीरीज़ में लगाते हैं, लेकिन हम इन चारों को कनेक्ट करते हैं गल्वेनोमीटर के साथ जो पैरेलली कनेक्ट होता है। गल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस RG है, गल्वेनोमीटर से जो करंट गुजरेगा वो IG होगा। इसी तरीके से हर रजिस्टर से वोल्टेज V1, V2, V3 अप टू सो ऑन निकलेगी। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको हम 3 लूप्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। गल्वेनोमीटर को मैं स्टेप नंबर 3 के अंदर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन साथ साथ वर्किंग बता रहा हूँ, डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसके अंदर हम R1, R2, R3, R4 इनको हम सीरीज़ में लगाएंगे। गल्वेनोमीटर को हम पैरेलली इनके साथ कनेक्ट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ 2 पॉइंट्स के ऊपर A और C के दरमियान कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, जो करंट है बेसिकली इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज रन कर रही है तीनों लूप्स के अंदर, ABDA, BCDB और ACDA। इसके अंदर सबके अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज रन कर रही है। हम तीसरे स्टेप के अंदर हम इसका स्टेप वाइज हम काम कर रहे हैं। वर्किंग के अंदर भी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 3 लूप्स में डिवाइड करेंगे। वो 3 लूप्स कौन कौन सी हैं, ABDA, BCDB और ADCA। अब तीनों के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज है। हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कोई सी भी 2 लूप्स को हमने सॉल्व करना है। हाँ, ये बताना भूल गया था कि जी ये ना एक बेसिकली व्हीटस्टोन एक इंग्लिश टेलीग्राफर इंजीनियर था। इसने इस क्लोज सर्किट के अंदर अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये सर्किट बनाया था। हम अब इसकी वर्किंग के ऊपर बात कर रहे हैं। हम इसकी वर्किंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे करेंगे वो इस अंदाज से करेंगे, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी सबसे पहले हम ये ज़हन में रखेंगे जी, करंट तीनों लूप्स के अंदर I1, I2 और I3 सेम वो क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हम क्या करेंगे, हम लूप नंबर ABDA के अंदर हम जो रेजिस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, R1 कर रहे हैं, R3 कर रहे हैं और RG मतलब गल्वेनिक रेजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। R1 के अंदर जो वोल्टेज गुजरेगी हम उसका नाम दे रहे हैं V1 और वो एंटी क्लॉकवाइज यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रही है। और याद रखो, अगर हायर से लोअर की तरफ करंट आ रही होगी तो वो पॉजिटिव होगी। सो वोल्टेज इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू रजिस्टर R1 से जो करंट गुजरा है I1 और जो रजिस्टर है वो क्या है R1। अब इस पॉइंट A पे करंट आ गया, पॉइंट A से पॉइंट D की तरफ ये जब करंट रन करेगा I1 तो एट अ टाइम क्या होगा, इसी रजिस्टर R3 से करंट I3 अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर को ट्रेवल कर रहा होगा, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन करंट I1 हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा होगा, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। मैं क्या करूँगा, मेरे पास R3 से 2 वोल्टेजेस गुजर रही हैं, V2 और V3। ये मैंने लेबल भी की हुई है डायग्राम, ये लूप साथ साथ आप देखते जाएं। मतलब आप अगर नीचे डायग्राम में देखें तो I3 की डायरेक्शन क्या अपोजिट और I1 की अपोजिट है। I1 इसके अंदर क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जिस लूप के अंदर करंट के ऊपर आप काम कर रहे होंगे उस लूप का जो करंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कंसिडर किया जाएगा, बाकी तमाम लो कंसंट्रेशन किए जाएंगे, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसी तरीके से R3 से जो वोल्टेज V2 गुजर रही होगी ना विद रिस्पेक्ट टू करंट I1 तो वो क्या होगी, V2 इज इक्वल टू I1 R3। और इसी तरीके से जो R3 से I3 करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी, वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है तो उसके साथ माइनस लगेगा ही लगेगा। सो ये रूल है सर्किट को सॉल्व करने का कि अगर करंट हायर से लोअर की तरफ जा रही होगी तो वो पॉजिटिव होगा, अगर लोअर से हायर की तरफ जा रही होगी तो ये नेगेटिव होगा। और ये क्यों होगा, अगर ये नहीं होगा तो आपका लूप सॉल्व नहीं हो सकेगी। ये रूल है कोई भी KVL लूप्स को क्लोज सर्किट के अंदर सॉल्व करने का।
अब हम बात करते हैं कि जी ये जी आर जी मतलब गल्वेनोमीटर से भी तो कोई रेजिस्टेंस है ना, गल्वेनोमीटर की आर जी, उससे एक करंट आई वन ऊपर को जा रही है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, और आई टू से लोअर हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जा रही है आई वन, और आई टू है जो वो भी बेसिकली क्या है, वो उसको हम कंसिडर करेंगे इस लूप को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल कि जी ये दूसरी जो है दूसरी लूप की करंट है जो आई टू, ये लोअर से हायर की तरफ आ रही है, तो ये आई टू होगी। अब हम इस गल्वेनोमीटर से जो रेजिस्टेंस गुजर रही है वो बेसिकली हम यहाँ पे दो वोल्टेजेस ले लेते हैं गल्वेनो रेजिस्टेंस से, वो V4 और V5 है। V4 वो पॉजिटिव होगी क्योंकि आप जिस लूप का करंट के साथ आप डील कर रहे हो, आप लूप नंबर ABD एक के साथ डील कर रहे हो, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन को आपने देखना है, यही I1 वाली हमेशा पॉजिटिव होगी इसके अंदर। तो सो इसका जो V4 बनेगा वो I1 और G से क्या लोगे, ठीक है, गल्वेनिक रेजिस्टर। और इसी तरीके से V5 है ना, जो V5 वो -I2RG, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन की लूप के साथ डील कर रहे हो, दूसरी जो लूप है BCD उसको आप डील कर रहे हो, तो वो हमेशा अगर आप I1 के ऊपर काम कर रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा और I2 नेगेटिव होगा इस केस के अंदर। तो हमारे पास ये आ जाएगा V5 = -I2RG। अब हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करना। तो KVL हमें क्या कहता था, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। तो हम तमाम पोटेंशियल्स मतलब R1 के ऊपर, R3 के ऊपर और RG के ऊपर जितने भी पोटेंशियल थे उन सबको हम जमा कर लेंगे अकॉर्डिंग टू KVL। तो वो क्या है, V1 + V2 + V3 + V4 + V5। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम V1 V2 V3 V4 V5 की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। याद रखो जो I1 की वैल्यूज़ है ना हमेशा वो पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि आप लूप ABD ए के ऊपर काम कर रहे हो और इसके अंदर आप करंट I1 डील कर रहे हो, बाकी तमाम नेगेटिव होंगी। सो I1 R1 + I1 R3 माइनस क्यों आया, क्योंकि आप दूसरी लूप की करंट के साथ डील कर रहे हो, I3 R3 + I1 RG - I2 RG = 0। अब जो रेजिस्टेंस कॉमन है ना उनको आप इकट्ठा कर लोगे, मतलब I1 R1 + I1 - I3 ब्रैकेट के अंदर R3 की रेजिस्टेंस को आप इकट्ठा कर लोगे, प्लस I1 - I2 RG के रेजिस्टेंस को आप इकट्ठा कर लोगे = 0। अब इसके अंदर क्या करोगे कि आपका जो करंट I1 है और I2 है और I3 जो भी है वो सारे का सारा किसके बराबर है, I के बराबर है। इनके अंदर जहाँ जहाँ पे I1 लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे I2 लिखा हुआ है, आपने वहाँ पे I लगा देना है। तो आपके पास आ जाएगा I1 की जगह पे IR1 प्लस ब्रैकेट के अंदर I - I3 R3 प्लस ब्रैकेट के अंदर I - IRG = 0। देखो I1 की जगह पे भी I लगा दिया, I2 की जगह पे भी I लगा दिया, कटिंग हुई, तो हमारे पास बन गया IR1 + 1 ब्रैकेट के अंदर I - I3 R3 = 0। अब ये जो I - I3 ब्रैकेट के अंदर R3 है ना, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, IR1 - IR3 और I3 R3, इसको हम इक्वेशन B कंसिडर कर लेंगे। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट काम के लिए, हम नेक्स्ट लूप को सॉल्व करेंगे ताकि हम बेसिकली हम दो लूप्स को सॉल्व करते हैं एट अ टाइम। दो लूप्स को सॉल्व करना है, तीन को नहीं हम करना है, दो को करेंगे तो हम अननोन रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। अब जो नेक्स्ट लूप है वो BCDB है, हम उसको सॉल्व करते हैं, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगी जैसा ऐसे सॉल्व की है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नेक्स्ट लूप है हमने अब सॉल्व करनी है BCD। ऊपर गलती से ABD ये सोल्यूशन लिखा जा चुका है, लेकिन ये BCDB हमने सॉल्व करना है। हमने वैसे ही काम करना है, हमने V1 निकालना है, V2 निकालना है, V3 निकालना है, V4 निकालना है, V5 निकालना है। अब इसके अंदर क्या होगा, V1 जो है R2 से गुजर है तो वो क्या है, I2R2, सिंपल। अब आगे चलते हैं, आगे हम मतलब नीचे को आते हैं गल्वेनोमीटर की तरफ। तो जब गल्वेनो से अब करंट I2 अब जो गुजर रहा है ना I2, क्योंकि आप लूप BCDB के ऊपर काम कर रहे हो, अब जो गुजर रहा है वो I2
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गुजर रहा है, और I1 है इस टाइम, उसको हम कंसिडर करेंगे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। क्यों? क्योंकि आप जिस करंट लूप के ऊपर काम कर रहे होगे उसका जो करंट होगा वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन किया जाएगा और वो पॉजिटिव होगा। बाकी जितने भी करंट गुजर रहे होंगे वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होंगे अकॉर्डिंग टू दी KVL रूल। अब इसके अंदर हमने V1 हमने निकाल लिया था, V2 की जो वैल्यू है वो RG से गुजर रही है तो वो I2 RG, I2 हमेशा अब I2 पॉजिटिव रहेगा, बाकी करंट नेगेटिव। V3 जो करंट होगा इसी गल्वेनोमीटर से गल्वेनिक रेजिस्टेंस से गुजरेगा तो वो -I1 RG। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये -I1 क्यों हो गया, पहले तो ये पॉजिटिव था। देखो अब आप BCDB लूप के ऊपर काम कर रहे हो, आप ABDA के ऊपर काम नहीं कर रहे। अगर ABDA के ऊपर काम कर रहे होते तो वहाँ पे आप करंट I1 ले रहे हो जो एंटी क्लॉकवाइज हो, वो आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हो। लेकिन अब आप सेकंड लूप के ऊपर काम कर रहे हो BCDB। अब ये आप अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन I2 लोगे, बाकी तमाम करंट I1 हो या I3 हो या I4 हो, जो भी है वो सारे के सारे आपके क्या कहते हैं वो नेगेटिव होंगे। अब ये जो V3 है यहाँ से अब करंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, सो इसको मैं नेगेटिव कंसिडर करूँगा। V3 इज इक्वल टू -I1 RG। इसी तरीके से अब ये R2 इसका R4 हम ले लेंगे जहाँ पे मैंने RG लिखा हुआ है। सॉरी ये गलती लग रही है मैंने क्योंकि स्पीड से लिखा था, लेकिन ये अब R4 है। अब जो V4 है ना, जो V4 वो R4 के ऊपर आप निकालोगे और V5 भी R4 पे निकालोगे। इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर I3 अपोजिट डायरेक्शन में और I2 अपोजिट डायरेक्शन में। I2 आपने पॉजिटिव लेना है, बाकी I3 आपने नेगेटिव लेना है, क्योंकि आप I2 के ऊपर काम कर रहे हो, आप इस लूप के ऊपर काम कर रहे हो, ना कि ADCA के ऊपर काम कर रहे हो। अब देखो जब आप बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो इसके अंदर मतलब जब R4 से I2 गुजरेगा तो वो आपका V4 होगा। V4 इज इक्वल टू I2 R4, लेकिन V5 क्या होगा, वो नेगेटिव I3 R4 होगा। क्यों? वजह ये है कि हम उस लूप के ऊपर काम नहीं कर रहे, लेकिन उस लूप का करंट यूज़ कर रहे हैं और वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है और वो इसलिए वो नेगेटिव है। लेकिन हम लूप BCDB के ऊपर काम कर रहे हैं, सो इसके अंदर जो करंट है उसको हमने हमेशा पॉजिटिव लेना है इस टाइम। अब ये सारे आपने वोल्टेजेस V1 V2 V3 V4 V5 निकाल लिए, आपने KVL की मदद से अगेन वो ये सारे के सारे जमा कर लेने हैं। और वैसे ही आपने जिस तरह आपने प्रीवियसली रजिस्टर्स कॉमन लिए थे, इसके अंदर भी रजिस्टर्स कॉमन लेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी I2 R2 प्लस I2 माइनस I1 ब्रैकेट RG प्लस I2 माइनस I3 R4 इज इक्वल टू 0। वैसे ही आपने I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I ले लेना है। अब जहाँ जहाँ पे I1 लगा हुआ है या I2 लगा हुआ है वहाँ पे I पुट कर देना है। अगेन वैसे ही आपके पास इक्वेशन बनना शुरू हो जाएगी I R2 प्लस I माइनस I ब्रैकेट बन RG प्लस I1 की जगह पे आपने I लगा दिया माइनस I3 सॉरी I2 की जगह पे I लगा दिया माइनस I3 और R4 इज इक्वल टू 0। अब ये जब कटिंग होगी I से कट जाएगा तो आपके पास I R2 प्लस I माइनस I3 R4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, आपने I माइनस I3 ब्रैकेट R4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो माइनस में लिखा जाएगा I R2 इज इक्वल टू माइनस I माइनस I3 R4। अब आपने इक्वेशन B और D को आगे क्या कहते हैं डिवाइड करना है। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इस स्लाइड के अंदर आपने इक्वेशन B जो आपने पहले लूप ABDA से सॉल्व करवाई थी और इक्वेशन D जो आपने लूप BCDB से सॉल्व करवाई थी, इनको लिख लेना है और आपने क्या करना है डिवाइडिंग इक्वेशन B बाय D। A लिख दिया और D, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर वाली को नीचे वाली से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास I R1 और I R2 इज इक्वल टू माइनस I माइनस I3 R3 और माइनस I माइनस I3 R4। तो कटिंग करोगे माइनस माइनस से कट जाएगा, I से कट जाएगा, I माइनस I3 से कट जाएगा, तो आपके पास R1 और R2 इज इक्वल टू R3 और R4। अब आपने क्या करना है, इनमें से कोई सा भी आप रेजिस्टेंस निकालो, R1 निकाल सकते हो, R3 निकाल सकते हो, R2 निकाल सकते हो।
फॉर एग्जांपल आप R1 निकालना चाहते हो तो इसके नीचे जो R2 है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सॉरी, तो आपके पास R1 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय R3 ओवर R4। ये था आज का काम सारा। व्हीटस्टोन ब्रिज का इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्व करने का तरीकाकार मैंने बता दिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एज वेल एज लाइक इट, एंड थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।